आज इंडिया में इस बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आज रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक कॉन्सेप्ट में है। सो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में आज इसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, एंड इसका कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ रहा है। अब इंडियन की बात करें तो 19,000 करोड़ का मार्केट है विच इज ग्रोइंग एट 17%। दिस ऑल आर द एप्लीकेशन कि आप क्या कर सकते हैं। इंडियन करीज हो गया, करीज भी कर सकते हैं, ग्रेवीज, फ्रोजन ग्रेवीज आती हैं, पिज्जाज हो गए, मोमोज हो गए, एनीथिंग यू कैन डू। जो भी चीज आप घर में बना रहे हैं या वेजिटेबल है, कुछ भी चीज को आप फ्रोजन कर सकते हैं। जूस हो गया, जूस को भी फ्रोजन कर सकते हैं। मतलब आप हाँ, जो भी आसपास अपने खाने की चीज देखते हैं उस सबको आप फ्रोजन करके आप यू कैन सप्लाई। चाणक आप सबका स्वागत करता हूँ उद्योग वर्धिनी के इस वेबिनार में, जिसमें आज हम फ्रोजन फूड प्रोसेसिंग इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो फ्रोजन फूड का कंजम्पशन आज डे बाय डे बढ़ रहा है। आज इंडिया में इस बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आज रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक कॉन्सेप्ट में है। सो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में आज इसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, एंड इसका कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ रहा है। सो इस सेगमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कैसे प्रोसेसिंग किया जाए, ये सारी चीजें आज हम इस वेबिनार में जानेंगे। वैसे फ्रोजन फूड ये कॉन्सेप्ट काफी, इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है, इसमें अलग अलग एप्लीकेशंस है। आज अगर आप मार्केट सुपरमार्केट जाओ तो आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स आज फ्रोजन फूड में आपको दिखेंगे। सो अगर आप ट्रेडिशनल जो हमारा ग्रीन पीस होता है या जो कॉर्न होता है, वो हम फ्रोजन मार्केट से परचेस करते हैं। बट आज आप देखोगे तो मार्केट में बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स है। आज फ्रोजन फूड में अमूल के प्रोडक्ट्स है, मल्टीनेशनल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स है। आज आप फ्रेंच फ्राइज डायरेक्टली आप फ्रोजन परचेस कर सकते हो, बहुत सारे टिक्की परचेस कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज इसमें आए हैं मार्केट में, एंड ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आज बढ़ रहा है। तो ये सब अपॉर्चुनिटी में आप कैसे आ सकते हो, कैसे आपका खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, ये आज हम जानेंगे। एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ उद्योग वर्धिनी। आज हमें गाइड कर रहे हैं क्षितिज बागला सर, जो जो फाउंडर है यूनिको फूड कंसल्टेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन के। बेसिकली सर एक फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, एंड सर ने फ्रोजन फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे यूनिट आज तक सेटअप किए। मोर देन 35 यूनिट्स उन्होंने पैन इंडिया एस्टेब्लिश किए, फिर वो जयपुर हो, गुड़गांव हो, मुंबई हो, पुणे हो, सारे लोकेशंस में सर ने छोटी स्केल से, मतलब 25 लाख से 10 करोड़ तक के यूनिट आज एस्टेब्लिश किए। सर के कुछ क्लाइंट्स सिनेमन किचन, उनका रिसेंटली शार्क टैंक पे भी आया है। सर ने उनका प्लांट सेटअप किया था, एंड वो शार्क टैंक पे भी आज उनका सर का जो स्टार्टअप है, मतलब सर ने जिसको गाइड किया है वो आज शार्क टैंक पे फंडिंग रेज कर पाए। सो विद दिस शॉर्ट इंट्रो आई हैंड ओवर टू क्षितिज सर फॉर फर्दर गाइडेंस। ओवर टू यू क्षितिज। तो टुडे हम आज बात करेंगे फ्रोजन फूड के बारे में। कभी ना कभी किसी ने हमेशा अपनी दिनचर्या में यूज करा होगा फ्रोजन फूड। तो इसमें क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, क्या क्या कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें इन्वॉल्व, हमें क्या क्या चीजें आगे जाके यूज करनी होंगी, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, और कौन कौन सी चीजें इसमें हम फ्रोजन फूड में बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्रोजन फूड हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वीनियंस करने के लिए कि डायरेक्ट हमने रेडी टू कुक प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे मान लेते हैं फ्रोजन मटर है, तो एक हमारा कन्वीनियंस हो गया कि हमें कभी भी वो मिल सकता है। और या फिर उसका लॉन्गर शेल्फ लाइफ हो गया, वो कन्वीनियंस हो गई। फिर दूसरा कि बिजी लाइफस्टाइल है, मेरे को स्नैक्स करना है, मैंने डायरेक्ट फ्राई करा और खा लिया। ठीक है। दूसरा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए, उसमें कोई अगर मुझे कोई प्रिजर्वेटिव नहीं यूज करना है, मुझे कहीं उसका लॉन्गर शेल्फ लाइफ चाहिए, बेटर प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, उसमें इनोवेशन हो सकता है प्रोडक्ट्स में। जैसे हमें मान लेते हैं मोमोज बनाना है, या मुझे एथेनिक मील बनाना है, या अदरवाइज मुझे फ्रोजन फ्रूट्स चाहिए। जैसे मान लेते हैं मैंगो 12 साल नहीं मिलता, अब मुझे उसमें कोई इनोवेशन करना है प्रोडक्ट में, मुझे आइसक्रीम बनाना है, तो उसमें मुझे मैंगो का चंक्स डालना है, पर वो 12 साल नहीं, 12 महीने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं उसको फ्रोजन करके रख सकता हूँ आगे यूज करने के लिए। अब इसमें ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन ये है कि जैसे मैं कोई चीज बना रहा हूँ, ठीक है, कोई भी मैं फ्रोजन फूड बना रहा हूँ, तो उसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि आगे जाके मैं उसको कर सकता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे यहाँ पे
लोकल में, लोकल एरियाज में मटर ज्यादा होता है या फ्रूट्स ज्यादा होते हैं, और वो और जगह पे अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश है, इस साइड पे पाइनएप्पल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो मैं उसको फ्रोजन कर सकता हूँ। कहीं पे मैंगो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो वहां पे उसका रेट भी सस्ता रहता है, तो उससे मैं फ्रोजन करके मैं उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने रॉ नॉर्मल मैंगो करा तो उसका शेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड होता है, आगे जाके वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को यूज करना है तो वो फ्रोजन में यूज कर सकता है, जिससे उसका एक तो फ्लेवर, न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहता है, और कन्वीनियंस रहता है कि उसको छीलना भी नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट वो यूज कर सकता है। अब हम ई कॉमर्स में देखते हैं। ई कॉमर्स पहले फूड सेफ्टी में देखते हैं। फूड सेफ्टी ये है कि वो फ्रोजन है तो वो खराब नहीं होगा, तो जो हम चीज यूज कर रहे हैं वो एक तरह फूड सेफ्टी के हिसाब से बिल्कुल सही है कि हमें फ्रोजन टेम्परेचर पे रखेंगे, वो खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। ठीक है, तो जैसे हम रेस्टोरेंट में आजकल आपने देखा होगा, न्यूज वगैरह में आता है कि ये खराब है ना, उन्होंने यूज करा, सड़ा हुआ खाना यूज कर रहे हैं। तो जो अगर वो फ्रोजन है, जैसे आप क्यूएसआर में देखोगे, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स में देखोगे, ठीक है, तो सारा खाना फ्रोजन है। ठीक है, वो निकालेंगे टिक्की, वहां पे फ्राई करेंगे और आपको बर्गर में करके दे देंगे, डाल के दे देंगे। वहां पे फूड सेफ्टी ये हो गया कि जब वो टिक्की खुद बनाएंगे तो हो सकता है कि गर्मी है तो आलू खराब हो जाए, है ना, या कुछ खराब हो जाए, तो यहाँ पे फूड सेफ्टी, अगर फ्रोजन फूड क्यूएसआर यूज करता है तो फूड सेफ्टी का बहुत अच्छे से हम ध्यान रख सकते हैं। अब ई कॉमर्स की बात करें, जैसे आज की तारीख में लीशियस ब्रांड्स हो गए, मिल्क बास्केट हो गया, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स आ रही हैं, फार्म होम फार्म हो गया, तो बहुत सारी ऐसी क्विक कॉमर्स की और ई कॉमर्स की एप्स आ रही हैं जहां पे आपको फ्रोजन फूड अवेलेबल होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो वो छोटे यूनिट एस्टैब्लिश कर लेते हैं, मास्टर किचन, तो आसपास के एरियाज में वो सप्लाई कर देते हैं। जैसे फ्रोजन मीट आ रहा है आज की तारीख में, फ्रोजन वेजिटेबल्स आ रही हैं, तो क्विक कॉमर्स में बहुत अच्छा बूम आया है कि आपको इजीली अवेलेबल है। पहले के टाइम पे क्या होता था, रिटेलर्स के पास, हर रिटेलर के पास अवेलेबिलिटी नहीं होती थी स्टोरेज की, ठीक है, डीप फ्रीज वगैरह की नहीं होती थी, तो बहुत कम जगह में, अब इजीली 5 मिनट में 10 मिनट में आपके घर पे आता है, तो वहां पे उसके ई कॉमर्स काफी स्केल हुआ है फ्रोजन फूड में। ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स एप्स आने के बाद, तो वहां पे स्टोरेज हो जाता है, फिश हो गई और ये हो गई, तो इसमें क्या होता है, फूड हाइजीन, जब हम नॉर्मल मीट लेते हैं तो वहां पे हाइजीन का, प्रॉपर हाइजीन का बहुत इश्यूज रहते हैं। तो ई कॉमर्स में वहां पे पहले करके उसको पैक कर दिया, पैक करके फ्रोजन हो गया, फ्रोजन होके वो डिलीवर हो सकता है इजीली। अब हम आ जाते हैं फूड सर्विस सेक्टर्स में। हॉरेका, हॉरेका मीन्स होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग। अब यहाँ पे क्या है, कैटरिंग्स में जैसे बहुत सारा क्या होता है, जैसे चिकन टिक्का आपने मैरिनेट करके आपने फ्रोजन कर दिया, तो ये जस्ट डायरेक्टली आप उसको बारबेक्यू कर सकते हैं। तो वहां पे होरेका वगैरह में सब जगह ये चीज यूज हो रही है, कैटरिंग्स में यूज हो रही है, रेस्टोरेंट में डायरेक्ट यूज हो रही है, ठीक है, होटल्स में ये चीजें यूज हो रही है, तो वो सेगमेंट भी अपना ओपन हो जाता है। जैसे फ्रेंच फ्राइज मान लेते हैं, बर्गर पैटी हो गया, समोसा हो गया, आज की तारीख में जो कि स्नैक्स आ रहे हैं, स्प्रिंग रोल्स वगैरह, सब फ्रोजन यूजर है। क्यों? इससे रेस्टोरेंट को क्या फायदा होता है, उसको एक तो लेबर उसकी कम हो जाती है, शेफ्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका फूड प्रोडक्शन कम हो जाता है, और इसमें शेल्फ लाइफ, जैसे मान लेते हैं स्प्रिंग रोल की शेल्फ लाइफ 1 साल है, ठीक है, तो जब वो वहां पे रख रहा है डीप फ्रीज में, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ सिर्फ वहां पे स्टोरेज है, वहां पे प्रोडक्शन, जब उसको ऑर्डर आएगा, जब भी वो उसको थॉ करके यूज कर सकता है। ठीक है, अब ब्रांड डिफरेंशिएशन क्या, अब आप क्या बनाना चाह रहे हैं, जैसे मैकेन डायरेक्ट यूज करता है, ठीक है, आप फ्रोजन ग्रेवीज बना सकते हैं जैसे रीगल किचन्स बना रहा है, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा जो आप अपना ब्रांड इक्विटी आप बनाएंगे। जैसे मैकेन की बात करता हूं मैं, तो मैकेन ज्यादातर फ्रोजन फूड में, फ्राइड फ्रोजन फूड में यूज होता है। जैसे लीशियस हो गया, वो मीट में है, तो सबका ब्रांड डिफरेंशिएशन है, जो जो आप करेंगे उसके हिसाब से। अब हम टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप आपने एक स्केल तक पहुंच गए, अब आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो इसमें फ्रोजन फूड में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन भी इजीली अवेलेबल है, इजीली एम्प्लॉय कर सकते हैं, डिप्लॉय करके आप इजीली स्केल कर सकते हैं। तो वहां पे टेक्नोलॉजी पहले से अवेलेबल है। कुछ चीजों में क्या होता है, आगे जाके टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, स्केल कैसे करेंगे हम, तो इसमें वो चीज भी नहीं है कि आज मैं मान लेते हैं 100 kg मटेरियल बना रहा हूँ, तो टुमारो आई कैन मेक 5 टन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। अब समझते हैं इसका मार्केट कितना बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम ग्लोबल की बात करें, वर्ल्ड मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, तो 20 लाख करोड़ इज द प्रोजेक्टेड मार्केट, और ये ग्रो कर रहा है 5.1% के
CAGR के हिसाब से। सो जो ग्रोथ रेट है वो 5.1% है इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली ये पहले से अवेयर है। अगर मैं बात करूं जैसे यूएस या यूके की, तो वहां पे लोग ऑर्गेनिक, अब ऑर्गेनिक वॉलमार्ट वगैरह ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को पैक करके, कटिंग पैक करके, क्योंकि वहाँ कन्वीनियंस है, वहाँ इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि काटें। तो वहां पे वो मार्केट ऑलरेडी इमर्ज हो चुका है कि लोग पैकेज कटी हुई फ्रोजन वेजिटेबल्स ही खरीदते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी सिर्फ पीज, कॉर्न या फिर कुछ बीन्स वगैरह में कुछ कैटेगरीज में ही इमर्ज्ड है। ठीक है, क्योंकि वो, और बाकी अगर हम यूएस वगैरह की बात करें तो हर तरीके की वेजिटेबल अवेलेबल। ठीक है। अब इंडियन की बात करें तो 19,000 करोड़ का मार्केट है, विच इज ग्रोइंग एट 17%। तो दिस इज ह्यूज, क्योंकि अभी एडेप्टेशन बहुत ज्यादा आ गया है आफ्टर द कोविड ऑल्सो, क्योंकि कोविड में फ्रोजन फूड वगैरह ने बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि हर जगह लोगों के पास एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम था। और मेजर इसमें क्या मार्केट्स हैं जो हम देखते हैं, जैसे फ्रोजन स्नैक्स, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो फ्रोजन स्नैक्स, फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे आप देखते हो अल्फेंजो, मैंगो वगैरह सब फ्रोजन अवेलेबल आज की तारीख में। वेजिटेबल्स का एग्जांपल सर ने दिया था। ठीक है। फ्रोजन मीट का जैसे लीशियस वगैरह, ये जो एप्स हो गई या और जगह भी अवेलेबल है, तो इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। जैसे मैं मीट रेस्टोरेंट भी गया, हरेका का भी बहुत बड़ा एक सेक्टर है। पोल्ट्री हो गया, चिकन हो गया, सी फूड हो गया। जैसे फिश, ज्यादातर फिश में बहुत ज्यादा रेंसिडिटी आने के चांस रहते हैं, तो फिश को ज्यादातर फ्रोजन कंडीशन में ही भेजा जाता है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत बड़ा मैटर आता है, क्योंकि शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है तो खराब नहीं होगा। अब इसके बाय फैब्रिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या है टाइप्स ऑफ फ्रोजन फूड्स। तो फ्रोजन फूड्स एंड वेजिटेबल्स में होल फ्रूट्स हो सकते हैं, बेरीज हो गया, मैंगो चंक्स हो गए, स्लाइस हो गया, वेजिटेबल्स हो गई। ठीक है। पीस, स्पिनच, मिक्स वेज, मिक्स वेज इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है, कॉर्न हो गया। ठीक है। फिर अपना ब्लैश्ड और स्टीम वेजिटेबल्स भी इसमें होती हैं, जो पार्टली कुक्ड होती हैं, जो जल्दी कुक हो जाएंगी तो और कन्वीनियंस हो। ठीक है। स्मूदी पैक्स हो गए, मतलब प्री जो पोर्शन है, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल ब्लेंड्स हो गए, जो डायरेक्ट लोग ब्लेंड करके स्मूदी बना सकते हैं। ठीक है। तो वो भी आज की तारीख में बहुत ज्यादा चल रहा है। इंडिया में अभी बहुत कम लेवल पे है, बट ओनली अर्बन है, मेट्रो सिटीज में अवेलेबल है अभी ये। और आगे जाके और भी जगह होगा कि डायरेक्ट, मतलब इफ आई वांट टू मेक एनी स्मूदी, तो मैं को सिर्फ उसमें ब्लेंड करना है, मिल्क डालना है और बन गया, है ना। और डायरेक्ट स्मूदीज भी फ्रोजन हो जाता है। अब हम बात करते हैं सिंगल मील, जैसे फ्रोजन फ्रोजन पास्ता आता है, स्टर फ्राइज आते हैं, लजानिया आता है। तो सिंगल हो गया, उसमें मल्टी में हो गया तो फैमिली पैक लजानियाज हो गए। इंडियन करीज हैं ऑथेंटिक में, चाइनीज स्टर फ्राइज है, मंचूरियन वगैरह, इसको भी हम फ्रोजन कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाओ ब्रेकफास्ट पे, फ्रोजन पराठा, सैंडविचेस, ठीक है, पैनकेक्स, ये ऑलरेडी फ्रोजन, यू यू जस्ट हैव टू रीहीट इट, आपने रीहीट करा और यू कैन कंज्यूम इट। ठीक है। अमूल का, जैसे सर ने बताया था, आप पिज्जा, फ्रोजन पिज्जा आता है, आपने जस्ट बेक करा और आप यूज कर सकते हैं। मोमोज हो गए, मोमोज आजकल बहुत पॉपुलर चल रहे हैं। शार्क टैंक में मैं मोमो मामा, मामी और बहुत सारी आजकल ब्रांड जो भी QSR ब्रांड्स में चाइनीज में आ रही है, वाओ मोमोज, तो ज्यादातर ये कंपनीज फ्रोजन मोमोज यूज कर रही है। तो वो मोमोज नॉर्मली बनाया और उसको फ्रोजन कर दिया। हम टेक्नोलॉजी में देखेंगे कि हम फ्रोजन इसको कैसे करते हैं। ठीक है। एपेटाइजर्स में पोटैटो, अपना जो पैटी है, टिक्की है, चीज बाइट्स हो गए, चिकन विंग, स्प्रिंग रोल्स, ये सारे एपेटाइजर्स हो जाते हैं। जो भी स्नैक्स आइटम आप देखते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। फिर स्नैक्स आइटम्स में हम बात करें, एपेटाइजर्स हो गया, फिंगर फ्रूट्स हो गया, मिनी पिज्जाज हो गए, पिज्जा पॉकेट्स आती हैं, समोसास, फ्रेंच फ्राइज। ठीक है। तो ये सारी चीजें आज की तारीख में पीक पे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है। फ्रोजन डेजर्ट्स की बात कर लेते हैं हम, जैसे आइसक्रीम, जेलेटो, वो भी फ्रोजन है। आइसक्रीम फ्रोजन होता है, इसमें फ्रोजन टेक्नोलॉजी ही यूज होती है। ठीक है। सॉर्बेट, सॉर्बेट का मतलब फ्रोजन, डायरेक्ट फ्रूट का पल्प फ्रोजन करके जो आइसक्रीम टाइप बनता है उसको सॉर्बेट बोलते हैं। अब फ्रोजन योगर्ट्स आते हैं, फ्रोजन पाइज, केक्स, फ्रोजन केक्स देखे होंगे आपने, जैसे मूस केक्स वगैरह, तो वो फ्रोजन होके वो थॉ करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए बास्किन रॉबिन्स है। ठीक है। बास्किन रॉबिन में आपने ब्राउनी को भी फ्रोजन करके यूज किया जाता है, थॉ करके आपको डायरेक्ट वो डेजर्ट में दे दिया जाता है। अब उनका कोल्ड चेन ऑलरेडी स्टैब्लिश है, तो उनको फ्रोजन में दिक्कत नहीं होती। आइसक्रीम के साथ वो फ्रोजन केक्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब इंडिविजुअल डेजर्ट्स हो गए, जैसे आइसक्रीम सैंडविच हो गए, फ्रोजन फ्रूट बार्स हो गई, तो ये सारी फ्रोजन डेजर्ट्स में आ जाते हैं। इसका खुद का एक अलग मार्केट है। अब सी फूड और मीट में देखते हैं हम, तो
फिश फिश हो गई, श्रिम्प्स हो गए, चिकन ब्रेस्ट, थाइज, मटन, और सॉसेजेस, मीट बॉल्स, और भी बहुत सारी इसमें वैरायटी है प्रोसेस मीट में। ठीक है, चिकन पैटीज हो गई, तो वो सारी इसमें आ गई। अब ब्रेड्स हो गई, जैसे आप ये जो ब्रेड के लोफ्स होते हैं वो हो गया, डो हो गया, क्रस्ट हो गया। जैसे बहुत सारी, जैसे बात करें तो आज की तारीख में डो पिज्जा के हम अगर ब्रांड्स देखें तो वहाँ पे फ्रोजन डो एक्सपोर्ट होता है। जो जो वहाँ पे फ्रोजन डो जाता है, उसके बाद वो रेस्टोरेंट वहाँ पे बना रहे हैं उस डो से। तो अब क्या होता है, मास्टर किचन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है जब मैं फ्रोजन डो करके भेज रहा हूँ। ठीक है, और एक जैसा टेस्ट आता है। पैटीज हो गए, डेजर्ट्स हो गए, सिनेमन रोल्स वगैरह, ये सारे एक दो चीजें होती हैं इसमें। एक तो बेक कर सकते हैं, इसमें कुकी डो भी होता है। तो एक तो हो सकता है कि मैं पहले वहां पे बेक करके भेज दूं, और एक होता है क्रस्ट मैंने भेज दिया, मैंने पार्टली कुक्ड क्रस्ट मैंने भेजा उसमें, तो वहां पे उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। अब उसमें फ्रोजन आज की तारीख में एक सबसे अच्छा सबसे इमर्जिंग मार्केट चल रहा है वीगन। तो वीगन मीट करीज, स्नैक्स, प्लांट बेस्ड पैटीज, जैसे आज की तारीख में बहुत सारे जो बर्गर जॉइंट्स हैं वो प्लांट बेस्ड पैटीज में डील कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो वहाँ हल्दीराम ने रिसेंटली कीमा समोसा, मतलब पीस से बना के वो कीमा समोसा यूज बनाया था, विच इज वीगन मीट। ठीक है, कीमा समोसा नाम से उन्होंने लॉन्च करा था हल्दीराम ने। एज, सबको पता होगा हल्दीराम 100% वेजिटेरियन है, उसने कीमा समोसा लॉन्च करा, वहां पे उसने वीगन मीट यूज करा। तो दैट इज ऑल्सो अ फ्रोजन फ्रोजन फूड। तो प्लांट बेस्ड पैटीज हो गया, सॉसेज हो गया, मीट ऑल्टरनेटिव्स हो गए, वीगन वीगन डेजर्ट्स हो गए, आज की तारीख में ये भी एक मार्केट ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। अब हम आ जाते हैं टेक्नोलॉजीज पे। ये सारा हमने देखा कि हम क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज फ्रीज ड्राइंग में होती है। ठीक है, तो ब्लास्ट फ्रीजिंग, ठीक है, इसमें हम हाई वेलोसिटी एयर, मतलब चिल्ड एयर को हम फूड एक चैम्बर में फूड के ऊपर स्प्रे करेंगे, जैसे -18 डिग्री या फिर 0 फ़ारेनहाइट। टिपिकली ये टेम्परेचर रहता है, उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट कि उसका पेनिट्रेशन कितना है। कि आइस जो क्रिस्टल्स है वो उसमें स्मॉल होना चाहिए, तो क्विक फ्रीजिंग करेंगे तो आइस क्रिस्टल स्मॉल होगा। अगर वो बड़ा बनेगा तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आइसक्रीम। तो जब आइसक्रीम में आपने देखा होगा घर में जमाते हैं तो बड़े क्रिस्टल्स आते हैं, स्मूथ नहीं होती। पर जब हम मार्केट से आइसक्रीम खाते हैं तो वो स्मूथ होती है। तो उसमें स्मॉलर क्रिस्टल होता है। तो स्मॉलर क्रिस्टल में क्या होता है, जब वो थॉ करते हैं तो वो एज इट इज वहां पे रहता है कि बाउंड वाटर, जो रिलीज वाटर है तो वो बाउंड हो जाता है एकदम से। ठीक है, क्विक फ्रीजिंग का ये फायदा है कि वहां पे एक जैसा वो बिल्कुल आइडल रहेगा, जैसे आपने उसको करा यूज करोगे तो एकदम फ्रेश जैसा टेस्ट आएगा। ठीक है, तो दिस इज वन फैक्टर कि आइस क्रिस्टल स्मॉल होना चाहिए, इसलिए क्विक फ्रीजिंग करी जाती है। ठीक है, और जहाँ पे एयर फ्रीजिंग भी करते हैं, जहाँ पे आइस क्रिस्टल का ज्यादा मैटर नहीं करता, जैसे अगर हाई लिक्विड है, हाई फ्लूइड है, तो मुझे क्विक ड्राइंग करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा क्विक ड्राइंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आइडल फॉर किस चीज, क्या एप्लीकेशन है इसका। इसमें सी फूड हो सकता है, मीट हो सकता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रिपेयर्ड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मील्स हो सकते हैं, प्यूरे पल्प हो सकता है, प्यूरे हो सकता है। ठीक है, तो दिस मेंटेन द फ्रेशनेस एज वेल एज टेक्सचर, क्योंकि आइस क्रिस्टल्स स्मॉल हो। अब हम बात करते हैं फ्लूइड। अब इसमें क्या है, जो बेड फ्रीजिंग है, इसमें जो एयर है वो अपवर्ड्स मूव होगी, कन्वेयर में हो सकता है, चैम्बर में हो सकता है, पर जो एयर ब्लोइंग होगी वो अपवर्ड्स होगी। ठीक है, एयर का प्रॉपर एजिटेशन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्रम्पलिंग नहीं होगी, मतलब अगर मान लेते हैं बेरीज है, मीठा है तो चिपकेगा। पर इस टेक्नोलॉजी की यूज करके वो चिपकेंगे नहीं। जैसे श्रिम्प्स होते हैं उसमें चिप, मतलब जो चिपचिपी चीजें होती है उसके लिए ज्यादातर यूज करी जाती है। ठीक है, इंडिविजुअल पीस की इंटीग्रिटी रहेगी। ठीक है, ये वहां पे ये टेक्नोलॉजी आ जाती है, दिस इज सिमिलर, बट इसमें जो अपवर्ड्स एयर होती है उसके से स्टिकीनेस नहीं आती, चिपकता नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, स्मॉल वेजिटेबल्स हो गई, तो स्मॉल वेजिटेबल्स में क्या होता है कि क्रम्पलिंग ना हो जाए। ठीक है, पूरा वो जैसे मान लेते हैं फूल गोभी है, तो फूल गोभी अगर छोटे छोटा है तो वो पूरा क्रम्पलिंग हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मटर होता है। ठीक है, पीस हो गए, तो पीस में ब्लास्ट फ्रीजिंग से भी पीस हो जाता है। पर आपने देखा होगा कुछ ब्रांड्स का ऐसा पूरा क्रम्पलिंग होके पूरा लम्स बन जाता है। ठीक है, कुछ ब्रांड्स का नहीं बनता। तो दिस इज द डिफरेंस। हम अब प्लेट फ्रीजिंग देखते हैं क्या है। तो इसमें
प्लेट फ्रीजिंग में क्या, मेटल प्लेट्स होती है विच आर कूल्ड, है ना, वो फ्रीजिंग पॉइंट देंगी, वो हीट ट्रांसफर वहां पे फ्रीजिंग वो ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लेट्स यूज हो रही है। ठीक है, तो फ्रीजिंग प्लेट जो फ्लैट आइटम्स होता है ये उनके लिए ही ज्यादातर यूज होती है, जैसे फिश हो गया, पास्ता शीट्स हो गई, डो हो गया। तो जहाँ पे हमें लेयर मतलब लेयरिंग करके हम जहाँ पे फ्रीजिंग कर सकते हैं वहां पे ये चीज। ठीक है, अब क्रायोजेनिक क्या हो गया, क्रायोजेनिक में लिक्विड नाइट्रोजन यूज हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों चिल्ड है। ठीक है, वो उसको स्प्रे किया जाता है सर्कुलेटेड प्रोडक्ट पे, अराउंड में सर्कुलेशन में स्प्रे किया जाता है। ठीक है, अब ये फास्ट है, एफिशिएंट है, ज्यादातर फार्मास्यूटिकल में ज्यादातर यूज किया जाता है या गौरमे में, जो भी महंगी चीजें, बिकॉज ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंसिव। ठीक है, ये फ्रीजिंग बहुत रैपिडली करती है, क्वालिटी इज लाइक, इसका सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा क्विक फ्रीजिंग है तो सबसे ज्यादा क्वालिटी अच्छा आएगा। तो गौरमे फूड्स जितने हो गए, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हो गए, वहां पे ये चीज यूज करी जा सकती है। ठीक है, अब IQF की हम बात करें तो दिस इज इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, दिस इज मोस्टली अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, अब IQF की हम बात करो तो बैच में भी होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस में ज्यादा यूज करते हैं लोग और कंटिन्यूअस फास्टर होता है। तो इसमें आप वो हर चीज कर सकते हो जो आपने पहले, जैसे ब्लास्ट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी थोड़ा सस्ता होता है, IQF थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, तो इसमें फ्रोजन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, स्मॉल प्रिपेयर्ड आइटम्स लाइक पिज्जा टॉपिंग्स वगैरह आप इसमें फ्रोजन कर सकते हो। अब एयर फ्रीजिंग की मैं बात करूं, दिस इज सिमिलर टू योर फ्रिज। ठीक है, जो आपके घर में फ्रीजर होता है उससे सिमिलर होता है। अब ये वहां पर है जहां पे मुझे बल्क फ्रीजिंग करनी है, जैसे मुझे मीट भेजना है कंटेनर में। ठीक है, तो वहां पे ये यूज होता है। तो ये ग्रेजुअली फ्रीज करता है, 6-7 घंटे लेगा, वहां पे ब्लास्ट फ्रीजिंग 2-3 घंटे लेगा। ठीक है, तो उसका हाफ से कम टाइम हो जाता है, यहाँ पे हाफ से ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो दिस रैपिड फ्रीजिंग इजंट एज क्रूशियल, मतलब वहां पे जहां पे मुझे इतना क्रूशियल नहीं है, मैंने चिल्ड करना है। ठीक है, और मैंने ट्रांसपोर्ट करना है, ये वहां पे बल्क सप्लाई में ज्यादातर एक्सपोर्ट्स वगैरह में ये चीज यूज होती है। अब वैक्यूम फ्रीजिंग, ये ज्यादातर हाई मॉइस्चर जो फूड्स होते हैं वहां पे यूज होती है। ठीक है, इसमें जो लोअर फ्रीजिंग, जैसे लोअर फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, वो जल्दी अटेन होता है। ठीक है, तो जो टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हाई मॉइस्चर, अगर मैं बात करूं तो हाई मॉइस्चर फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वहां पे ये यूज होगा जिससे टेक्सचर और फ्लेवर जल्दी आता है, क्योंकि हाई मॉइस्चर कोई भी चीज है तो वो टाइम बहुत ज्यादा लेगी, तो वो ज्यादा टाइम लेगी तो मटेरियल खराब हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस आर द, एंड देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, जैसे ब्लास्ट फ्रीजिंग के, प्लेट फ्रीजिंग और वैक्यूम फ्रीजिंग के आप पिक्चर्स देख सकते हैं। तो दिस इज समथिंग द टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशंस, सो वेयर विच टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड। बिजनेस सेटअप में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, या आप क्या क्या अप्रोक्सीमेट कॉस्ट रहेगी। ठीक है, तो मतलब दिस इज, वी आर टॉकिंग ऑन द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ये छोटा यूनिट लगा रहे हैं, स्मॉल स्केल यूनिट ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी जो कॉस्ट है, अब किसी की प्रॉपर्टी खुद की होगी, किसी को रेंट करना है, लीज करना है, तो उसका जो कॉस्ट है लगभग 20,000 से 50,000। ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेटली 1,200 स्क्वायर फीट से 2,000 स्क्वायर फीट का आइडल स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो सिटी एंड लोकेशन से ये वैरी करेगा। ठीक है, पर एक एक्सेप्शन के लिए 20,000 से 50,000 इज द थिंग, ये कॉस्ट है। अब हम रिनोवेशन करा रहे हैं वहां पे, कोई भी सेटअप करा रहे हैं, मतलब सेटअप का मतलब है ड्रेनेज हो गया, पाइपलाइंस हो गई, ठीक है, वाटर की सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो गया, जो भी हमें चीजें चाहिए, जैसे फ्लोरिंग सही नहीं है हमारे हिसाब से, बेस चाहिए हमें, तो ये सारी कॉस्ट मिला के 1 लाख से 2 लाख का खर्चा आता है। ठीक है, अब हम इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं कि इक्विपमेंट्स का, फ्रीजिंग इक्विपमेंट मिनिमम 10 लाख रुपए से ये चालू होता है। ठीक है, जैसे ब्लास्ट फ्रीजर 10 लाख रुपए में मिनिमम। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांड का ले रहे हैं, कौन सी कंपनी से ले रहे हैं हम, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 10 लाख से 30 लाख के बीच में एक अच्छी रेंज का ग्लास फ्रीजर या IQF हमें मिल जाता है, बैच बैच IQF मिल जाता है। उससे ज्यादा हम कितना कैपेसिटी डिपेंड करेगा, क्या टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, कितना जल्दी हमें करना है, तो जो बेसिकली जो कूलिंग चिलिंग लोड रहता है वो डिपेंड करेगा हमारे कितना। ठीक है, और दिस कॉस्ट विल डिफर ऑन द मटेरियल ऑल्सो, कि हमें कितना पेनिट्रेशन, कितना टेम्परेचर पे हमें उसको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे तब हमारा कॉस्ट एक तरह से निकल के आता है कि हमें कितना, क्या फ्रीजिंग का इक्विपमेंट चाहिए रहेगा। ठीक है, अब पैकेजिंग, हम पैकेजिंग इज सिमिलर,
कि हमें कितना क्या हमें पैक करना है, तो उसके हिसाब से थोड़ा डिफर हो जाएगा। ट्रे हो गया, क्या मतलब ट्रे पैक करना है या हमें सिर्फ एचडीपी पाउच में पैक करना है, तो वो सब चीजें लेबलिंग में हमें लेबलिंग करना है, प्री प्रिंटेड यूज करना है, या वैक्यूम पैकेजिंग करना है या नहीं करना है। तो इसमें पूरा हमें एक अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं कि 1.5 लाख रुपए मिनिमम कॉस्ट है कि हम जैसे पैकेजिंग वगैरह यूनिट ले रहे हैं, तो लगभग इतना खर्चा अपना आ जाता है। इससे कम भी हो सकता है, सिर्फ हम सीलिंग वगैरह कर रहे हैं। ठीक है। अब अदर इक्विपमेंट्स में आ जाते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील वर्किंग टेबल्स हो गए, सिंक्स हो गए, रेफ्रिजरेशन यूनिट हो गए, यूटेंसिल्स। ठीक है। अदर इनिशियल कॉस्ट दिस विल डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग व्हाट वी आर फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है। अब रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें जो मिलिट्री लाइसेंसिंग है वो दो है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फूड सेफ्टी एफएसआई लाइसेंस चाहिए, फूड लाइसेंस चाहिए। ठीक है। विच विल अगर हम स्टेट पे जाते हैं तो 4-5 हज़ार रुपए हैं। अगर हम सेंट्रल लाइसेंस पे जाते हैं तो 7,500 से 10,000 रुपए का खर्चा आता है। और इसके साथ में मेट्रोलॉजी लाइसेंस देते हैं, जो वेइंग के लिए होता है। मेट्रो इलीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का रजिस्ट्रेशन लगता है। ठीक है। जो हम वे कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का भी होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, क्या है बिजनेस में। तो दिस इज आई थिंक 10 से 20 हज़ार का लाइसेंसिंग का खर्चा हो गया। रॉ मटेरियल इन्वेंटरी इज वेरिएबल कॉस्ट, जो हम बनाएंगे उसके हिसाब से कॉस्ट वेरी करेगा, क्या हम कैपेसिटी लेंगे। ठीक है। इन्वेंट्री और उसका लेबर कॉस्ट, जो भी हमारा सैलरी होगा, हमें वेजेस के हिसाब से डिफरेंशिएट होगा। तो तीन दो स्किल्ड लेबर और दो वन स्किल्ड लेबर एंड 3 अनस्किल्ड लेबर विल डू। ठीक है, इन द स्मॉल यूनिट। मार्केटिंग ब्रांडिंग कॉस्ट विल डिपेंड ऑन क्या हम बिजनेस मॉडल चूज कर रहे हैं, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्या कौन से चैनल में जा रहे हैं। अब ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। ठीक है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, उसका वेबसाइट भी मैंने दिया हुआ है। जैसे ही आप जाएंगे तो उसमें आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है। और कोर्स में इसके बारे में और डिटेल में हम बताएंगे क्या क्या चीजें हैं, कैसे क्या है, कोल्ड चेन बनाना है, आपको क्या बनाना है, माइक्रो में कितना कितना क्या क्या सब्सिडीज हैं, वो सारी डिटेल डिटेल में हम कोर्स में बात करेंगे। ये सारी है, बाकी सारी डिटेल आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपको स्टेट स्पेसिफिक चाहिए, ठीक है, जिसमें बेनिफिट ज्यादा होगा आपको इनिशियली, उसके लिए जाएंगे कुछ स्टेट्स में। कुछ स्कीम, जैसे फ्रोजन के लिए स्कीम आ गई मान लीजिए। ठीक है, फ्रोजन उनको बढ़ाना है, कोल्ड चेन बढ़ाना है उनका, तो स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स भी आती हैं। ठीक है, तो वहां पे आप myscheme.co.in पे आप जाके जैसे ही देखेंगे, तो वहां पे जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो स्टेट स्पेसिफिक मशीन स्कीम्स आप वहां पे देख सकते हैं, क्योंकि स्टेट की फिर आप स्टेट की वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल ले सकते हैं। दिस इज द थिंग यू कैन डू। अब हम आ जाते हैं ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे। तो अब हम कोई स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी बिजनेस, तो जब हम ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी, हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए मीट में कर रहे हैं तो मीट का ब्रांड आइडेंटिटी जाएगा। अगर हम स्नैक्स का कर रहे हैं तो स्नैक्स का आइडेंटिटी जाएगा, क्या स्टोरी होगा उसके पीछे। ठीक है, जैसे कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, क्या क्लेम्स होंगे, तो ये पूरा होगा, उससे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हल्दीराम्स हो गया, या सॉरी मैकन हो गया, तो मैकन स्नैकिंग का है। ठीक है, वो जो टिक्की सप्लाई करता है वो मैकडोनल्ड्स को भी कर रहा है, तो हरेका बिजनेस भी कर रहा है वो, और खुद का उसका रिटेल बिजनेस भी है। तो मल्टीपल सेगमेंट में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रांड जो उनका ब्रांड इक्विटी है, जैसे दैट इज केटरिंग, बच्चों को केटर करता है कि स्माइलीज है उनका। ठीक है, एडल्ट्स को केटर करता है, स्नैक्स है उनका। अगर मैं कुछ और गोल्ड स्पॉट की बात करूँ तो वो हरेका प्लस डायरेक्ट स्नैकिंग के ऊपर बहुत लिमिटेड है। जैसे अब मिराज पराठा आता है, फ्रोजन पराठा आता है मिराज का, तो उनका सेगमेंट थोड़ा अलग। तो आपको क्या करना है, ट्रेडिशनल करना है, स्नैकिंग करना है, वेस्टर्न करना है, तो उसके हिसाब से ब्रांड आइडेंटिटी आपका एस्टैब्लिश होगा, जो भी लोगो होगा उसके सिमिलर होगा। ठीक। अब आपका डेवलप एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो प्रोडक्ट लॉन्च का रहेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट लॉन्च, कि आपको किस रिटेल में जाना है, किस में जाना है। ठीक है, हॉरिका में जाना है। ठीक है, वो आगे हम अभी बात करते हैं। ठीक है, और डिजिटल जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे, चैनल के हिसाब से वो डिपेंड करे। अब चैनल्स क्या क्या है वो समझते हैं, इसमें मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या क्या हो सकती है। अब हम B2B की बात करते हैं कि हर एक का हो सकता है, जो मैंने पहले बताया, होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग, QSR रेस्टोरेंट हो गए, मैकडोनल्ड्स हो गए, और भी बहुत सारी छोटी ब्रांड्स आजकल इमर्ज हो रही हैं। ठीक है। अब हो गया एक्सपोर्ट, हो गया प्राइवेट लेबलिंग, हो गया प्राइवेट लेबलिंग, मतलब कि आप किसी और से माल बनवा रहे हैं।
आप किसी और से मटेरियल बना रहे हैं बेचने के लिए। तो अगर आपको इस इनिशियली इन्वेस्टमेंट आपके पास कम है, तो आप किसी और से भी, तो उसके लिए आपको पूरा एक नॉलेज होगा, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। प्राइवेट लेबलिंग किसी और से करवा सकते हैं, थर्ड पार्टी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिससे हम मटेरियल बनवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, या कोई और रेस्टोरेंट हो गए, तो वो किसी और से मटेरियल बनवाते हैं अपने। ठीक है, बर्गर कंपनी हो गया, केएफसी हो गए, केएफसी जैसे बहुत सारे नॉनवेज फ्रोजन रेस्टोरेंट है, तो स्पेसिफिक रेसिपीज बनवाते हैं, कस्टमाइज कराते हैं अपने हिसाब से मटेरियल। तो इफ यू आर स्टार्टिंग अप मैन्युफैक्चरिंग अपने हिसाब से, तो दिस कैन बी द, या आप भी स्टार्टिंग में मार्केट फिट प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं कि मुझे यार इसमें जाना है बट आई एम कंफ्यूज, शुड आई गो और नॉट। सो स्टार्टिंग में यू कैन गो विद द प्राइवेट लेबलिंग, एंड देन यू कैन सेट अप योर प्लांट इफ यू आर कंफ्यूज कि मैं इन्वेस्टमेंट डालूं नहीं डालूं, अगर आपको रिटेल बिजनेस में जाना है। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट है किसी और के लिए मटेरियल बनवाना है, एंड या आपको लोकल में आपको लगता है कि फ्रोजन कोई फूड करके आप कर सकते हैं, तो देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो दोनों चैनल्स हैं। ठीक है, अगर रिटेल में जाना है तो प्राइवेट लेबलिंग करा के यू कैन लॉन्च योर ओन ब्रांड, जैसे मोमोज का हो गया, या क्यूएसआर में आपको करना है, या आपको खुद का रेस्टोरेंट खोलना है मान लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप प्राइवेट लेबलिंग करा के भी फ्रोजन फूड का कर सकते हैं। तो इनिशियली यू आर सेलिंग फ्राइड फ्रोजन फूड ओनली। सो अब फ्राइड या स्टीम मोमोज करेंगे। अब बी टू बी बिजनेस, बी टू सी बिजनेस समझते हैं। एक तो हो गया जनरल ट्रेड। जनरल ट्रेड इज समथिंग जब हम रिटेल में, जैसे मैकन रिटेल में बेचता है, तो वहां पे हम जब रिटेल में बेच रहे हैं तो वहां पे बी टू बी बिजनेस हो गया। ठीक है, जनरल ट्रेड हो गया। हम मॉडर्न ट्रेड की बात करें तो मॉडर्न ट्रेड मतलब हाई एंड गॉर्मे प्रोडक्ट्स। ठीक है, गॉर्मे प्रोडक्ट्स मतलब हम मॉडर्न ट्रेड जो हाई एंड चीज चीज लोग कर रहे हैं। ठीक है, हाई एंड में मतलब जितने भी, जैसे नेचर बास्केट हो गया, है ना, जो कमर्शियली मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप किसी और को बेच रहे हैं, वॉलमार्ट को बेच रहे हैं, तो वहां पे वो उनके लिए वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, या किसी आप के लिए कर रहे हैं। अब तो वहां पे मॉडर्न ट्रेड आ जाता है। जब आप एक कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहे हैं तो वो मॉडर्न ट्रेड हो जाता है। ठीक है, नेचर बास्केट हो गया, उनके बहुत सारे स्टोर्स हैं, इंडिविजुअल स्टोर्स हैं, पर वो एक उनके पास जो स्पेंडिंग कैपेसिटी का बंदा आ रहा है, जैसे मॉडर्न बाजार है, वो ज्यादा है। ठीक है, तो उसको हम मॉडर्न ट्रेड बोल देते हैं। अब डी टू सी की बात करते हैं। ई कॉमर्स जो मैंने पहले बताया, ऐप है, वो सब है। आप अपना खुद का ऐप बना के यूनिट चालू कर सकते हैं, अपने लोकल एरिया में चालू कर सकते हैं, या जिनका ऑलरेडी ऐप है उनको सप्लाई कर सकते हैं, जो ग्रोसरीज या आइसक्रीम्स वगैरह करते हैं, या आप स्विगी पे देखेंगे तो स्विगी पे आज की तारीख में फ्रोजन फूड मिल रहा है। ठीक है, ब्लिंकिट हो गया, जैप्टो हो गया, तो वहां पे उनसे कोलैबोरेशन करके और खुद का ऐप भी आप लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा आप कर सकते हैं कि जैसे जो शॉप्स होती हैं, ठीक है, जैसे जो मीट वगैरह बेचते हैं, तो दे ऑल्सो की फ्रोजन फूड राइट। तो दिस इज द जनरल ट्रेड चैनल, तो दिस कैन बी ऑल्सो डन। सो जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है ऑडियंस टारगेट करने के लिए, जो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का सबका चैनल अपने पास है। ठीक है, हरेका में करना तो हरेका में यू कैन स्टार्ट योर ऑन रेस्टोरेंट करके कर सकते हैं, या आपको खुद का रेस्टोरेंट, तो एवरी चैनल मतलब यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि जनरल ट्रेड में तो यू कैन फाइंड योर डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, जिसके पास कोल्ड चेन है, तो यू कैन डिजाइन योर डिजिटल कैंपेन, जो हम आगे कोर्स में बात करेंगे कि कैसे वो भी करना है, दैट ऑल्सो वी विल लर्न इन द कोर्स। Okay, so this is the introduction of the course. What we gonna learn, what we gonna do in the course. Right, right. Thank you, Kshitij sir, for wonderful guidance, for sharing कि आपने अवेयरनेस किया ये सारे इंडस्ट्री के बारे में. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड अभी हम क्वेश्चंस लेंगे ऑडियंस के, जिनको इस फ्रोजन फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है. तो आप जरूर आपके क्वेश्चंस पूछिए चैट बॉक्स में, हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे. सो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आए हैं इसके बारे में. तो सर मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि सर इसके अलग अलग एप्लीकेशंस क्या है, जो ऑडियंस से आए, फ्रोजन के एप्लीकेशंस क्या क्या है अलग अलग. फ्रोजन फूड के टेक्नोलॉजी टेक्निकल एप्लीकेशंस, या फिर फूड फूड फर्दर मतलब प्रोडक्ट्स फूड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं अलग अलग. फूड प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी उसमें बताया, तो फूड प्रोडक्ट्स देर आर मल्टीपल। हम डेजर्ट्स कर सकते हैं, बेरीज कर सकते हैं, फ्रोजन, जैसे मैं एक बार दोबारा शेयर कर देता हूँ पीपीटी, जैसे एप्लीकेशन मैंने बताई है, तो ये टाइप्स हैं। ठीक है, तो दिस ऑल आर द एप्लीकेशन कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन करीज हो गया, करीज भी कर सकते हैं, ग्रेवीज, फ्रोजन ग्रेवीज आती हैं। ठीक है, स्प्रेड्स आते हैं फ्रोजन, पिज्जाज हो गए, मोमोज हो गए, एनीथिंग यू कैन डू। जो भी चीज आप घर में बना रहे हैं, या वेजिटेबल है, कुछ भी चीज को आप फ्रोजन कर सकते हैं। आप उसको फ्रीज कर रहे हैं,
और आप जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप जो घर में पैटी बनाते हैं, जैसे चीज बॉल्स बनाते हैं, तो आप महीने भर के लिए उसको फ्रीजर में रख सकते हैं। जैसे आप घर पे आप कर रहे हैं, तो जैसे ये एग्जांपल, ये जो इमेज है, तो आप जैसे घर में कर रहे हैं तो वो एयर एयर फ्रीजिंग है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी एयर फ्रीजिंग से कर रहे हैं, वो चीज हम क्विक में करके जल्दी कर रहे हैं उसको। एवरीथिंग, मीट हो गया, फिर मीट हो गया, सी फूड हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, या कुछ कोई चीज आप जैसे स्नैकिंग हो गया, स्मूदीज हो गया, वो सारा आप, जूस हो गया, जूस को भी फ्रोजन कर सकते हैं। मतलब आप हाँ, जो भी आसपास अपने खाने की चीज देखते हैं उस सबको आप फ्रोजन करके आप यू कैन सप्लाई। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे ऑडियंस से। आई एम श्योर मतलब ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है एंड इसके बारे में अभी तक ज्यादा नॉलेज नहीं है। बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे अलग अलग टाइप से फ्रोजन इंडस्ट्री के बारे में, कि कैसे बिजनेस करे, इज इट अबाउट द प्रोसेस, रेसिपी, मशीनरी। सो आई विल कवर ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। फ्रोजन इंडस्ट्री के बारे में अभी तक लोगों को नॉलेज नहीं है। इसमें कोई आपको कोई अच्छा ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा, इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मिलेगा। सो इसमें बहुत सारी नए टेक्नोलॉजीज है, अलग अलग एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स एप्लीकेबल है, मशीनरीज बहुत अलग अलग टाइप की होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अंडर वन रूफ हमें इस प्रोग्राम में प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे शुरू करना है, आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, फ्रोजन क्या जितने एप्लीकेशन है, आप जैसे देखो कि डेली कंजम्पशंस में बहुत सारे अलग अलग फ्रोजन के आज हमारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं। सो राइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर, स्नैकिंग प्रोडक्ट्स है, सब में आज हम फ्रोजन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो अगर मार्केट बढ़ रहा है तो उस हिसाब से उसमें एंटरप्रेन्योर्स भी बढ़ने चाहिए, ना कि हमेशा जो बड़े प्लेयर्स है वही इसमें आज मार्केट कैप्चर कर रहे हैं। बट जो छोटे जैसे जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स है वो भी इसमें आ सकते हैं। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट में काम करो, आप इसमें कोई नया वर्टिकल समझो, और इसमें आप यू स्टार्ट विद वाइट लेबलिंग, यू स्टार्ट विद अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बहुत सारे एप्लीकेशन है। बट आज जरूरत यह है कि इसका नॉलेज सबके पास नहीं है, इसका नॉलेज काफी सिलेक्टेड लोगों के पास है, और वही हम आपको सब लोगों को हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। एंड विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है कि फ्रोजन फूड ये सेफ है क्या कंजम्पशन के लिए? इस पे आप क्या जस्टिफिकेशन करोगे? जैसे फ्रोजन फूड, जो भी चीज, जैसे हम आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो दैट इज फ्रोजन। तो जब तक वो उसका टेक्सचर या कोई भी उसमें, जैसे हम एक आइडेंटिफाई करते हैं कि सड़न नहीं आई है, ठीक है, स्पॉइलेज नहीं है, दैट इज सेफ। ओके, ओके, स्पॉइलेज इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज सेफ कंप्लीटली। ओके। अगले कि सर, ब्लास्ट फ्रीजिंग मतलब ग्लेजिंग क्या? इस ब्लास्ट फ्रीजिंग एज इज सेम एज ग्लेजिंग? नो नो, ग्लेजिंग डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद। ओके। सो हाउ मतलब अलग क्या है, ब्लास्ट फ्रीजिंग क्या होता है? ब्लास्ट फ्रीजिंग इज एयर, वी आर flowing the air with the higher velocity. अगला है कि सर, फ्रोजन इंडस्ट्री में अभी फिलहाल क्या सिनेरियो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में? The scenario is, see, right now frozen industry is booming because I already explained because of the COVID, people experience the frozen food. So that's why the trend is emerging. Like snacking is increasing, vegan is increasing. The market is, like I already said, 17.1 CGAR से बढ़ रहा है business. टॉप एक्सपोर्ट क्या होता है इंडिया से? Top export vegetables, frozen vegetables and meat. अगला है कि सर, बी टू बी क्या कैसे कर सकते हैं, इसमें बी टू बी अपॉर्चुनिटी क्या है? बी टू है बिग मार्केट, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, हरेका कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में कर सकते हैं, आप प्राइवेट लेबलिंग किसी के लिए कर सकते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स के लिए कर लिया मान लीजिए, ठीक है, दैट इज बी टू बी बिजनेस, हरेका हो गया। एक्सपोर्ट के लिए आप एक्सपोर्ट, किसी एक्सपोर्ट मर्चेंट के लिए मटेरियल बना रहे, दैट इज एक्सपोर्ट। इफ अगर आप प्राइवेट लेबलिंग करने कोई रिटेल कंपनी है ना, उसके लिए आप कर रहे हैं, या आप किसी कोई आपके पास आता है कि आप प्राइवेट लेबल मेरी ब्रांड में बना के मेरे को एक्सपोर्ट करना है, दैट इज ऑल्सो एक्सपोर्ट फॉर द प्राइवेट लेबल। सो ये बी टू बी सेगमेंट बनता है। एंड दूसरा क्या है, जैसे आप पीस मान लेते हैं, तो पीस के ऑलरेडी किसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अपनी ब्रांड में बनवा के बहुत सारे लोग लेते हैं, ठीक है, जैसे मेरे ही क्लाइंट हैं, तो दे हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन इन पंजाब। सो व्हाट दे डू, दे टेक इट फ्रॉम रतनगढ़ में एक यूनिट IQF का, तो वहां से गवर्नमेंट कोल्ड चेन यूनिट है, तो वहां से वो अपना पीस देते, मतलब दे बाय द पी, दे गिव इट टू देम, दे फ्रोजन इट, दे पैक इट, दे गिव इट टू देम। हम्म। So this criteria is also going on.
राइट राइट, थैंक यू। अगला है कि सर हम ग्रेप्स को स्टोर कर सकते हैं क्या फ्रीज ड्राइंग के तो? हाँ, ग्रेप स्टोर कर सकते हैं, पर ग्रेप्स में हाई मॉइस्चर है। ग्रेप करते हैं लोग, जैसे ब्लैक करंट में बात करूँ तो ब्लैक करंट ग्रेप्स जैसे ही फॉर्मेट होता है, ठीक है, तो वो करते हैं। एक्चुअली क्या है, ग्रेप्स हाई वैल्यू नहीं होता, इसलिए ग्रेप्स को कम किया जाता है, क्योंकि उसका और प्रिजर्वेशन है, क्योंकि लोग रेजिन्स यूज कर लेते हैं उसकी जगह। तो दैट्स व्हाई द डिमांड इज वेरी लो फॉर द ग्रेप्स। अगला क्वेश्चन है फ्रोजन पीस के बारे में। मतलब ऐसा, अगर किसी को नया बिजनेस इसमें शुरू करना है तो ऐसे क्या डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वो कर सकते हैं कि जो, मतलब इसमें ऑलरेडी नेशनल लेवल पे कंपटीशन है या लोकल ब्रांड्स है, तो ऐसा क्या डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर से वो फ्रोजन पीस का बिजनेस लॉन्च कर सकता है? ठीक, अब जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल में, जैसे किसी का क्रम्बलिंग हो जाता है, तो क्रम्बलिंग होगा तो वो जैसे ही थो होगा या ट्रांसपोर्टेशन में वो खराब हो जाएगा मटेरियल। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आप वाडीलाल या वाडीलाल हो गया, मदर डेयरी का मटेरियल हो गया, या आप सफल का मटेरियल हो गया, दैट इज प्रीमियम, राइट? सो प्रीमियमाइजेशन इज द थिंग कि आप मटेरियल बहुत अच्छा दे रहे हो। ठीक है, तो देर आर टू बायर्स, कि एक को तो बस मटर चाहिए, जैसे हॉरिका वगैरह हो गया। ठीक है, अब कुछ होता है कि उसको गौरमेंट आज की तारीख में पीपल आर रेडी टू पे, पर उनको वो क्वालिटी नहीं मिलती, तो दैट इज द वन सेगमेंट। जैसे मैंने एक आप बताया यूके और यूएस का एग्जांपल, तो वहां पे छोटे सैशेज आ रहे हैं, या वेजिट और भी वेजिटेबल्स हैं साथ में मिक्स हैं, तो सिर्फ पीस का ना करके अगर आप सारी वेजिटेबल्स का वो निकालें, तो वहां पे बहुत इमर्जिंग मार्केट आ रहा है। क्योंकि अभी आप देखेंगे ब्लिंकिट, या आप कुछ ऐसा क्विक कॉमर्स में देखेंगे, या कोई ऐसी ऐसी जो फ्रोजन फूड भी करता है, तो कट वेजिटेबल्स भी बेच रहे हैं। तो कट वेजिटेबल्स का अगर मार्केट आ रहा है, तो फ्रोजन का भी आएगा। कि ओ, जैसे अभी बरसातें हैं, मान लेते हैं बरसातों में वेजिटेबल प्राइसेस गोज वेरी अप। ठीक है, अगर उसके फ्रोजन मिल जाएगा तो पीपल विल ईट इट। मतलब इन द रेनी सीजन मेरे घर में खुद फ्रोजन वेजिटेबल्स रहती हैं, क्योंकि रेट्स आर गोइंग हाई। सेकेंडली, द सब्जी मंडीज आर नॉट सो इक्विप्ड कि हम जाके वहां पे करें, तो बाइंग करें तो बहुत नहीं है, तो पीपल बाय ऑनलाइन, और एल्स पीपल आर डूइंग फ्रोजन, ईटिंग फ्रोजन। अगर अब मैं बात करूं जैसे स्वीट कॉर्न का आप देखोगे तो हर जगह आपको मॉल्स वगैरह के बाहर सब जगह स्टॉल मिलेगा। तो दैट स्वीट कॉर्न इज कमिंग, दैट इज फ्रोजन ओनली। अगले कि सर कैन वी यूज कार्बन और नाइट्रोजन गैस टू फ्रीज इट? मतलब एंड फ्रीज, इज इट नेसेसरी टू रिमूव द गैस? ऐसा क्वेश्चन है। इन विच, When we use carbon or nitrogen gas to freeze, and is it necessary to remove the gas? ऐसे दो क्वेश्चन है शायद। वो अपने आप जैसे आप खोलेंगे उसको, अपने आप वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, वो अपने आप चला जाता है, वो उड़ जाएगा, जिसका एंड नॉट गोना क्वेश्चन, स्टे इन योर प्रोडक्ट। जैसे आप देखते हैं, आपने अभी रिसेंटली आया भी था नाइट्रोजन गैस का, दैट वो इवैप हो जाता है जैसे ही आप नॉर्मल कंडीशन में उसको लेंगे। अगला है कि सर इसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है बी टू बी और बी टू सी सेगमेंट में? इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्शन साइकिल। मतलब जब आप छोटा प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, तो प्रॉफिट डिपेंड्स। अब कितना प्रोडक्शन ले रहे हैं, क्या प्रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एंड योर प्रोडक्शन, हाउ बिग प्रोडक्शन यू आर टेकिंग, और आपका लॉजिस्टिक्स कितना लग रहा है। आपका ऑन यूनिट लाने में कोई भी आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रोसेसिंग है, आप स्नैक्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो फ्रूट से या आपको वेजिटेबल तो चाहिए, तो आपका कितना भाड़ा लग रहा है, तो द लॉजिस्टिक्स विल डिफर दैट। तो रेंज, अगर रेंज बॉटम से मैक्सिमम अगर आप, बॉटम से, देखिए, अगर हम बी टू बी बिजनेस की बात करें तो 10% का नेट प्रॉफिट रहता है। ठीक है, अगर हम रिटेल की बात करें तो जो डैमेज कॉस्ट वगैरह होता है उसको डिपेंड करके जो लोग प्रॉफिट लेते हैं, दैट इज अराउंड 50%। 50% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, उसमें से प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, डैमेज कितना कमाएगा, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर मैं कोई 100 रुपए की चीज बेच रहा हूँ, तो मैं उसको 40-50 रुपए में बना लूँ। अगला है कि सर एक पार्टिसिपेंट है जो जो ऑलरेडी फ्रोजन में फ्रोजन फूड वो सेल कर रहे हैं, बट दे आर स्ट्रगलिंग, बट शी इज स्ट्रगलिंग विद पैकिंग एंड डिलीवरी। तो ये ओके, हम इसका गाइडेंस हमें कोर्स में अच्छे से कर पाओगे क्या, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या कर रही है वो, पैकेजिंग? वो नहीं पूछा है। आप वन प्लस ओके, जिनका क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो बिल्कुल। प्रोडक्ट क्या है तो प्लीज। उसमें हमने अलग से पैकेजिंग का बिल्कुल अलग से एक
एक दिन का पूरा हमने अलग से मॉड्यूल बनाया पैकेजिंग। हाँ। सर ने अभी कोर्स दिखाया तो उसमें पैकेजिंग का अलग से हमने मॉड्यूल बनाया। तो पैकेजिंग का एक्चुअली क्या था, प्रोडक्ट डिफर करने के लिए कितने माइक्रोन का यूज करना है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, दैट आल्सो वी विल टेल यू। तो रॉ प्रोडक्ट के अलावा अगर आप कोई अगर फ्रेंच फ्राइज बनाते हो, अगर आप फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो, तो वो फ्रीज करने में मतलब है इंस्टेड ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हाँ, वो रॉ मटेरियल इजीली स्टोरेज कर पाते हो तो फिर जरूरत नहीं है, बराबर। एग्जैक्टली। जैसे फ्रोजन में आज की तारीख में पोटैटो, मैश पोटैटो कर रहे हैं लोग। जैसे इंडिया में इतना नहीं चलता, वेस्टर्न कंट्रीज में आपने देखा होगा कि लोग मैश पोटैटोज खाते हैं। दे मिक्स द क्रीम विद इट एंड दे मेक द मैश पोटैटोज। हम्म। इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अगर वो 5 स्टार होटल्स में जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है, दे सर्व मैश पोटैटोज। तो वो फ्रोजन हो रहा है आज की तारीख में। द पेस्ट, वो फ्रोजन होता है। ओके। कन्वीनियंस बढ़ जाता है एक्चुअली। अगर मैं सिर्फ आलू फ्रोजन करूंगा तो मैं कोल्ड स्टोर में रख सकता हूँ उसको। ठीक है, अगर मैं आलू फ्रोजन करूंगा तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो निकल के नहीं आएगा, तो प्रॉफिट मार्जिन विल बी वेरी लो। इंस्टेंट आई विल बाय अ कोल्ड स्टोरेज आलू, राइट। पर अगर मैं पेस्ट बेचूंगा या मैं फ्रेंच फ्राइज बेचूंगा, उसका मैं कुछ वैल्यू एडिशन, तो मेरा कन्वीनियंस बढ़ गया। जैसे मैंने एप्लीकेशन में पहले बताया था ट्रेंड्स में, अगर मैंने अपॉर्चुनिटी, मेरा मैं ज्यादा कन्वीनियंस दे रहा हूं तो मेरा कस्टमर जो होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। सर अगला है कि फ्रोजन में टॉप कंट्रीज क्या है एक्सपोर्ट करने के लिए? यूरोपियन कंट्रीज हो गया, और अपना ये मतलब एक्सपोर्ट में जो भी डेवलप कंट्रीज है वो अपना डिमांड खुद फुलफिल नहीं कर सकता, वहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होता है। ठीक है, यूके हो गया, यूएस हो गया, सारी हो गया, और अपना ये यूएई, हम्म। ये टॉप कंट्रीज है। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे फ्रोजन अवेयरनेस ज्यादा है, वहाँ डिमांड है। अगला है कि सर एडल्ट्रेट होता है क्या प्रोडक्ट इससे? एडल्ट्रेट कैसे, मतलब एडल्ट्रेट, इसमें कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं कर रहे हैं हम, वी आर जस्ट फ्रीजिंग इट। ठीक है, इसमें हम चिल्ड एयर दे रहे हैं ब्लास्ट पे, और दूसरा हम क्रायो कर रहे हैं। क्रायो हम ज्यादातर फार्मास्यूटिकल में ही यूज करते हैं। ठीक है, वैक्सीन वगैरह उनको फ्रोजन करने के लिए। ठीक है, अगर हम इसमें आ रहे हैं तो कोई किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव, किसी भी तरह का स्टेबलाइजर, कोई भी हमें जरूरत नहीं। अगला है कि सर डिहाइड्रेटेड फ्रोजन टेक्निक क्या होता है? डिहाइड्रेटेड फ्रोजन टेक्निक? क्या होता है? ऐसा कुछ होता है क्या डिहाइड्रेटेड फ्रोजन टेक्निक? नहीं, वो तो अपना मतलब जो अपन बात कर रहे थे ना उस पहले, दैट इज फ्रीज ड्राइंग। हम्म। फ्रीज ड्राइंग इज समथिंग डिफरेंट देन फ्रोजन फूड। दैट इज फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट। ओके। फ्रीज ड्राइड इज समथिंग। अगला है कि सर चपाती और जो रोटी है फ्रोजन, उसका मार्केट क्या है या उसका प्रोसेस क्या है? एक्सपोर्ट्स में देखिए, जहां पे भी इंडियन कमोडिटी है, जैसे बहुत बहुत सारे इंडियंस बाहर है। ठीक है, तो रोटीज एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा मार्केट है। डोमेस्टिक में पराठा वगैरह का थोड़ा मार्केट है पर कम है। जैसे साउथ में अगर रीजन में मैं बात करूं तो वहां पे मार्केट अच्छा है, पर नॉर्थ रीजन में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इजीली अवेलेबल। जहां पे फ्रेश अवेलेबल नहीं होगा वहां पे मार्केट बने। एक्सपोर्ट का मार्केट और साउथ में मार्केट अच्छा है, मालाबार पराठा वगैरह ये सब साउथ में बहुत अच्छा कंपेयर टू, अगर हम डिहाइड्रेटेड डिहाइड्रेटेड जो बिजनेस है उसको हम है। कंपेयर करें फ्रोजन से, तो आपको, आपका क्या ओपिनियन है? मतलब लाइक कॉस्ट इन्वॉल्व, मार्केट, उसके अलग अलग एप्लीकेशंस, तो आपका क्या ओपिनियन है इसका? फ्रोजन का मार्केट कैसा है? बोथ आर डिफरेंट वर्टिकल्स। बोथ आर डिफरेंट वर्टिकल। उसका कस्टमर अलग है, इसका कस्टमर अलग है, इसके प्रॉफिट मार्जिन अलग है, उसके प्रॉफिट मार्जिन अलग है। दैट इज अ बल्क गेम। दैट इज अ बल्किंग गेम। मतलब डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कौन सा, मतलब नॉर्मल डिहाइड्रेशन और डीप फ्राई, डी फ्रीजिंग, हम्म। दैट आल्सो डिपेंड्स, दोनों डिहाइड्रेशन। तो कोल्ड डिहाइड्रेशन है या हॉट डिहाइड्रेशन है, मतलब वो डिपेंड करेगा। बट दैट, इफ यू टॉक अबाउट द डिहाइड्रेशन, वो दैट इज मोर ऑफ द बी टू बी बिजनेस। अगर आप गार्लिक वगैरह कुछ भी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वो बी टू बी बिजनेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेटेड डायरेक्ट कंज्यूमर में नहीं बिकता। अगर मैं बात करूं, कैरेट्स मैंने करी या पीस मैंने डिहाइड्रेट करे, तो आई विल गो टू द सप्लायर्स फॉर द मैगी वगैरह का, नूडल्स का सप्लायर वगैरह हो गया, मैं इनके पास जाऊंगा। ये सूप बना रहे हैं, उनके पास जाऊंगा मैं डायरेक्ट सेल नहीं कर सकता, और या मैं उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन कुछ बनाऊं। अगर मैं फ्रोजन करता हूं तो फ्रोजन का डायरेक्ट एप्लीकेशन प्लस बी टू बी एप्लीकेशन बनता और भी बहुत क्वेश्चंस है, हम और कवर करेंगे। कुछ लोगों ने कोर्स के बारे में पूछा है। सो ये 3 वीक्स का कोर्स है। ये इस कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेशन भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ये सारा कोर्स लाइव होगा
इसमें आपको कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग के बारे में भी समझेंगे, एक्सपोर्ट कहाँ करना है ये भी समझेंगे। एंड मशीनरी के कुछ लोगों ने पूछा है कि मशीनरी क्या लगता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे कि जो कोर्स में इन डिटेल कवर करेंगे, मतलब मशीनरी सप्लायर्स के कांटेक्ट चाहिए, या कहाँ से मशीनरी प्रोक्योर करना है, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, लाइसेंस क्या लगते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स, ये सारे जो क्वेश्चंस है ये इन डेप्थ आपको गाइड कर पाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस का गाइडेंस हम आपको कोर्स में करेंगे। आ, हाँ, एक सेकंड। सर, हम फिश को फ्रीज ड्राइंग कर सकते हैं क्या इसमें, फिश? फिश कर सकते हैं, आप शोड द एग्जांपल इन द पीपीटी ऑल्सो। फिश कर सकते हैं, फिश कंप्लीट फिश भी कर सकते हैं, एज वेल एज हम उसका पार्ट्स भी कर सकते ओके। सर, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें स्कीम्स है क्या इस इंडस्ट्री के लिए? हैं। हाँ, स्कीम्स हैं, मैंने जैसे दिखाई थी पीपीटी में। तो तीन तो सेंट्रल की स्कीम्स हैं, बाकी स्टेट वाइज भी स्कीम्स हैं, जो आप स्कीम माई स्कीम डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पे जाके देख सकते हैं। फ्रोजन वेजिटेबल में अगर काम करना है तो मतलब ऑलमोस्ट मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा इसमें? अगेन डिपेंड्स ऑन द, जैसे हम ब्लास्ट फ्रीजिंग में कर रहे हैं डायरेक्ट, है ना, तो जैसे मैंने बताया 10 से 30 लाख। ओके। और जैसे मैंने बताया कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी रहती है कि आप अपना मटेरियल भी करवा सकते हैं। स्टार्टिंग में नहीं आपको यूनिट लगाना, तो आपके पास में जैसे आइडेंटिफाई करके हम वो भी करवा सकते ओके। सो हैं। मतलब कैन यू शेयर योर कॉन्टेक्ट्स, आप जिनके साथ आपने प्रीवियसली काम किया है, तो अगर उनके साथ काम करना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो वैसा अपॉर्चुनिटी है क्या अवेलेबल? हाँ, हो सकता है, कोई इशू नहीं। पर डिपेंड करेगा कौन सी जगह पे वो ले रहे हैं, कौन सी स्टेट है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, पर हो सकता है। ओके। सर, जैसे पल्प हो गया, पल्प करना है, फूड प्रिपरेशन करना है, तो वो सब चीजें। एक है कि आई एम न्यू एक्सपोर्टर फ्रॉम मुंबई, आई एम थिंकिंग ऑफ एक्सपांडिंग बिजनेस एंड सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग। मतलब उनका क्वेश्चन ऐसा है कि मैं एक्सपोर्टर हूँ, तो फिर मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए या किसी से प्रोक्योर करके एक्सपोर्ट करना चाहिए? डिपेंड्स ऑन योर मार्केट कि आप किसका यूनिट लगा रहे हैं, क्योंकि मशीन्स विल बी स्पेसिफिक टू योर प्रोडक्ट। अब मल्टी प्रोडक्ट्स है तो यू शुड प्रिकॉर, अगर आपका स्पेसिफिक मार्केट है किस चीज का, तो आपको यूनिट लगाना चाहिए, दैट विल बी मोर, मतलब प्रोडक्ट का आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इट विल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट स्पेसिफिक। अगर मुझे प्रायर नॉलेज नहीं है तो मैं हम्म। इस बिजनेस में आ सकती हूँ क्या? ऐसा कोई हाँ जरूरी? बिल्कुल, इसमें हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। बिल्कुल हिस्ट्री क्या, फ्रोजन कहाँ से चालू हुआ, और बिल्कुल आपको एडवांस तक लेके जाएंगे। मतलब लेमैन कैन, जिसको फ्रोजन का नॉलेज नहीं है, जिसको फूड का नॉलेज नहीं है, वो भी आ सकता सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा? है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगेन that डिपेंड्स ऑन द आरओआई, एंड दैट विल डिपेंड ऑन द कैपेसिटी वी आर गोइंग, एंड विच प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। हम्म। मतलब ये हो सकता है, मैं मान लेता हूँ कि मैं 500 kgs पर आवर का यूनिट लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक साइकिल मेरा, अगर ब्लास्ट फ्रीजर लगा रहा हूँ, 3 घंटे का साइकिल है किसी चीज का, या 2 घंटे का साइकिल है, प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कितना मेरे को टाइम लगेगा, कितना टेम्परेचर मेरे को देना है। ठीक है। अब उसमें अगर मैं डायरेक्ट मटर कर रहा हूँ मान लो, तो मटर का मार्केट अलग है। अगर मैं कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कर रहा हूँ, उसमें मेरा मार्जिन ज्यादा है। तो इट विल डिपेंड कि क्या मैं कर रहा हूँ, उससे आरओआई डिपेंड करेगा, उससे रिटर्न डिपेंड। सो अगला क्वेश्चन है कि सर, आई वांट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट फ्रोजन प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा डिमांड है वर्ल्ड में। तो कैन आई विच प्रोडक्ट टू सिलेक्ट, हाउ शुड आई स्टार्ट? ऑफ कोर्स इसके लिए कोर्स में हम डिटेल गाइड करेंगे प्रोडक्ट सिलेक्शन पे। बट सर, आपके ग्लिम्स में क्या आंसर दोगे आप इसके लिए? एक यूनिट मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बना सकता है, जैसे मैंने एप्लीकेशन बताया था, तो जैसे आईक्यूएफ करा, तो उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं, ये नहीं कि एक ही प्रोडक्ट करना है। तो जैसे हमें डिमांड आ रहा है किसी और चीज का, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है। पर जो मशीन होगा वो ऑप्टिमाइज होगा, तो मतलब प्रोडक्ट पे आर एन डी ज्यादा होगा। ठीक है। तो हम प्रोडक्ट कुछ भी बना सकते हैं, आईक्यूएफ हमने लिया तो। सो आईक्यूएफ पे ही क्वेश्चन था कि सर, आईक्यूएफ का सेटअप का कितना उसका एरिया लगता है आईक्यूएफ सेटअप के लिए, या कहाँ पे करना चाहिए उसका सेटअप? एरिया विल डिपेंड ऑन द मशीन कैपेसिटी और जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा मशीन, उतना बड़ा मटेरियल, क्योंकि जितना वॉल्यूम मटेरियल का बढ़ेगा, तो जो मटेरियल का वॉल्यूम है, मतलब मान लेते 1 क्यूबिक मीटर है, तो वो एरिया बढ़ जाएगा। अगर मैं कंटिन्यूअस ले रहा हूं, तो मेरा जो साइकिल है, वो साइकिल मेरा वो एरिया, मेरा लेंथ, जो कन्वेयर का लेंथ होगा वो बढ़ जाएगा। तो मेरा जो चैम्बर है, कंटिन्यूअस चैम्बर भी है, जो क्विक फ्रीजिंग का मेरा चैम्बर है, तो वो चैम्बर का साइज बढ़ जाएगा, जो कन्वेयर का लेंथ बढ़ जाएगा।
अगला कि सर फ्रोजन में क्या टेम्परेचर होता है, मतलब प्रोसेसिंग करने के लिए कितने टेम्परेचर में रखते हैं यूजुअली? अगर आप ब्लास्ट फ्रीजिंग की बात करो, 0 फ़ारेनहाइट और -18 डिग्री से नीचे रखते हैं। दैट्स द थिंग, एंड डिपेंड्स ऑन द पेनिट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसका जो क्रिस्टल है वो कैसा बन रहा है। अगला है कि सर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में स्पॉइलेज होता है क्या? ट्रांसपोर्टेशन रेफर में होगा, ओके। रेफर वैन। ओके। कोल्ड स्टोरेज जैसे आप पिज्जा हट वगैरह में देखते होंगे कभी, तो वो एसी आगे, एक ट्रक के आगे ऐसा ऐसा एसी लगा होता है। ट्रक के आगे एक ऐसा, जब आप ट्रक के हेड के यहाँ पे देखोगे तो एक वेंट होता है, जैसे एसी लगा होता है, तो उसमें कूलिंग में, कूल्ड चिल्ड में होगा। ओके। अगला है कि सर सबसे ज्यादा डिमांड कौन से प्रोडक्ट को है आई के फ्रीजिंग में? फ्रीजिंग में सी, डिमांड डिमांड इज वन थिंग आपके, सी, डिमांड इज फॉर एवरीथिंग, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आप सस्ता दोगे, आप अच्छा दोगे, आप मटेरियल की क्वालिटी होगी, अच्छा रेट होगा उसी क्वालिटी मटेरियल का, तो आपका लोग लेंगे। डिपेंड्स कि आपके, जैसे मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं छिपा पड़ोस बेल्ट में हूँ, 12 छिपा पड़ोस में, तो गार्लिक, मतलब एग्जांपल डिहाइड्रेशन का दे रहा हूँ, मेरा ठीक है, आप पुणे में है, पुणे नासिक बेल्ट है, सतारा बेल्ट है, वहां पे मेरे मेरे पास फ्रूट्स बहुत अच्छा हो रहा है, तो वहां पे पल्प पल्प का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो पल्प, मेरा पल्प वहां पे सबसे सस्ता मिलता है, क्योंकि फ्रूट्स आर वेरी चीप ओवर देयर। तो मेरे को पल्प, अगर मैंने फ्रोजन करा, एक पैक में फ्रोजन करा है, पीसेस करा है, तो वहां पे बहुत सस्ता हो। तो अगर मेरे को मटेरियल लेना है तो मैं वहां से लूंगा, क्योंकि दैट इज इकोनॉमिकल फॉर मी। तो डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, ठीक है। राइट राइट। मार्केट सबका है, क्योंकि एप्लीकेशन सबका है, डिफरेंट कस्टमर्स हो जाते हैं। जैसे अभी मैं आइसक्रीम वाले की बात करूं, तो आइसक्रीम में जैसे अब मुझे कोई भी आइसक्रीम बनानी है, गुआवा हो गया, लीची हो गया, नेशनल आइसक्रीम्स आर बूमिंग राइट नाउ, तो सब में फ्रोजन फ्रूट डल रहा है, क्योंकि 12 मंथ आइसक्रीम 12 मंथ्स बिकनी है। अब 12 मंथ्स की अवेलेबिलिटी के लिए मेरे को चाहिए वहां। अगले कि सर इसमें मार्क बेचते कैसे, मतलब व्हाट अबाउट सेलिंग, ऐसा क्वेश्चन है। सी, सेलिंग, जैसे जो सेल्स चैनल में आप जा रहे हैं, इट विल डिपेंड ऑन दैट। यू कैन मेक द डिस्ट्रीब्यूशन बाय द एग्जीबिशंस, जैसे आहार हो गया, वर्ल्ड फूड इंडिया हो गया, अनुगा सेलेक्ट हो गया, तो बहुत सारी ऐसी B2B एग्जीबिशंस होती हैं जहां पे आप बायर से मिल सकते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट करना, तो इंडस एक एग्जीबिशन होती है, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। जब हम कोर्स में हम वो भी चैनल्स भी एक्सप्लोर करेंगे कोर्स में। ठीक है, तो एग्जीबिशंस हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से हम बायर ढूंढ सकते हैं अपना, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे डोमेस्टिक करना, चाहे वो एक्सपोर्टर हो। हम सारा चीजें उसमें कवर करेंगे। एक्सपोर्टर कैसे ढूंढना है, ठीक है, मतलब जो मेरा एक्सपोर्ट करेगा मटेरियल, या मेरे को एक्सपोर्ट गाइडेंस भी चाहिए, या अदरवाइज मुझे सर शेल्फ लाइफ क्या होता है एक बार फ्रोजन किया तो? नॉर्मली डोमेस्टिक में 1 साल होता है, अब्रॉड में 2 साल होता है, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, जैसे पीस वगैरह 2 साल तक रहता है। ओके। ओके। क्रिस्टल क्रिस्टल फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। वो जो स्नैक्स होता है, दैट विल अप टू 6 to 12 months, डिपेंड ऑन द बेसिकली द मॉइस्चर कंटेंट इन दैट। ओके। अगला है कि सर स्वीट फ्रोजन हो सकते हैं क्या? हाँ, स्वीट फ्रोजन होता है ना। अच्छा। कौन सा, डिपेंड्स ऑन द, मतलब डिपेंड ऑन द स्वीट्स। जैसे हमने पेस्ट्रीज वगैरह, तो हम केक्स वगैरह तो कर ही रहे हैं। इंडियन स्वीट्स में कम चीजें होती हैं, थॉ करने का थोड़ा सा उसमें क्या है, क्रम्बलिंग हो जाती है, इस वजह से कम कर। ओके। अगला है कि सर गार्लिक को भी फ्रीज कर सकते हैं क्या? गार्लिक को नॉर्मल फॉर्मेट में कर सकते हैं। ओके। एंड सर इसमें प्लास्टिक बॉक्स नॉर्मल यूज करते हैं या अलग कोई कस्टमाइज होता है पैकेजिंग के लिए? डिपेंड्स डिपेंड्स, वो हम पैकेजिंग में कवर करेंगे, बहुत सारी पैकेजिंग है इसके। हम्म। पैकेजिंग को ट्रे में कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स में आप देखोगे अलग होगा। ठीक है, TPH पाउच में कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द हमारी कॉस्टिंग क्या है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी आप जैसे आपने कभी भी कोई बर्तन लिया होगा, पीपी वगैरह का, कोई भी पीपी का हो गया, या जो एक वो आता है ना, पीपी का, रेस्टोरेंट से जो आता है, जो कंटेनर होता है, उसके पीछे आप देखते होंगे माइक्रोवेबल, वहां पे एक ना क्रिस्टल बना रहता है आइस का, दैट इज फ्रीजेबल। तो पीपी इज फ्रीजेबल, तो वो मटेरियल डिपेंड करेगा हम क्या कर रहे हैं।
तो मटेरियल डिपेंड करता है, जैसे पेट पेट फ्रीज नहीं होता, ठीक है, पर पीपी होता है। तो उसकी हम्म। स्ट्रेंथ होती है, अगर पेट को मैंने फ्रीज कर दिया, फ्रीज होकर टूट जाएगा, तो ब्रेकेज नहीं आना चाहिए, फ्लेक्सिबल मटेरियल। सर दैट अगला कि फ्रोजन फूड पास्चराइज करने पड़ते हैं बिफोर फ्रीजिंग। ब्लांचिंग होगा। हम्म। ब्लांचिंग होगा, पास्चराइजेशन वर्ड नहीं बोलेंगे, हम ब्लांचिंग बोलेंगे। पास्चराइजेशन लिक्विड के लिए यूज होता है, ज्यादातर फूड हम सॉलिड में करते हैं, फ्रोजन में, या प्यूरे प्यूरे वगैरह करते हैं तो उसको फ्रूट को पहले हम ब्लांच कर लेते हैं। सर स्वीट कॉर्न और ग्रीन पीस इसके अलावा और भी वेजिटेबल्स है जो फ्रीज करते हैं, मतलब वो जो ट्रेंडिंग में है। हाँ, बहुत सारे बीन्स हैं, कैरेट्स हैं, गोभी है, वेजिटेबल सारी होती है। मतलब इन द कोर्स वी विल कवर, मैं आपको सारे एग्जांपल्स भी दूंगा यूएस में कैसे क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया में भी अभी क्या है कि वो ट्रेंड सिर्फ अर्बन, जैसे हम मेट्रो सिटीज में बोले तो वो आया है। आज से पहले मेरे ख्याल से पीस भी हम फ्रोजन यूज नहीं कर सकते, नहीं आ रहा तो नहीं बनाएंगे, और आज की तारीख में कर रहे हैं। तो द मूविंग इज स्लो इन इंडिया, बट इट इज गोइंग, मतलब जो कोविड में लोगों ने मतलब एक्सप्लोर किया है, क्योंकि खाने का कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ जो मिल रहा था ले रहे थे लोग, पीपल आर स्टोरिंग, तो फ्रोजन फूड का इमर्जन बहुत ज्यादा आया। और बाकी क्योंकि एक्सप्लोर किया तो पता है यार ये तो अच्छा है, मतलब खा के देखा ये तो सही है यार, ये तो ऐसा लगता है कि अभी बना है। तो वो जो एक्सप्लोर हुआ तभी मार्केट बढ़ा, मतलब कोविड वॉज द रीजन, वन थिंग लाइक, जो ग्रोथ का रीजन है। उससे पहले जो ग्रोथ थी वो मेरे ख्याल से 9 से 12% के आसपास ग्रोथ थी। तो मतलब 6 से जो 7-8% ग्रोथ बढ़ी है वो कोविड के बाद, एंड दैट इज वेरी ह्यूज। हाँ सर, मतलब मैं पर्सनली मैं यूएस में 2 साल रहा हूँ जब मेरा मास्टर्स था। एंड सर मैं जब आगे सुपरमार्केट में जाता था तो 90% वेजिटेबल्स ये फ्रोजन फूड में अवेलेबल होते थे। मतलब जो आपने बताया, कैरेट्स हो, स्पिनच हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, सारे उसका फ्रोजन का काउंटर ही अलग होता है एंड वहां पे सारे अवेलेबल होते हैं। अगर आपको सैलेड बॉक्स चाहिए वो भी फ्रोजन में हाँ। अवेलेबल होता है। सो ये इंडस्ट्री मतलब इंडिया में अभी बढ़ रहा है। अर्बन जैसे जैसे लोग बिजी होते हैं, जैसे जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये इंडस्ट्री बढ़ते जाएगा। आप इंडिया के टियर 1 सिटीज में आप देखोगे तो इसका बहुत बड़ा मार्केट ऑलरेडी आपको दिखेगा, हर वेजिटेबल में दिखेगा। एंड आप रेडी टू ईट रेडी टू कुक के जो सेगमेंट है वो तो हर सिटी में आज वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है। तो ये बहुत ग्रोइंग बिजनेस है। अगर आप इंडिया आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर आप कभी ट्रैवल कर पाओ डेवलप्ड कंट्रीज में, तो वहां पे आज मेजर मार्केट फ्रोजन का है। तो ये ट्रेंड आगे जाके इंडिया में भी होगा। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए आज हम बहुत अर्ली स्टेज में हैं और आप लोग जो जुड़े हो, आप लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो वो बहुत अर्ली स्टेज में हो। आपको वो बेनिफिट है जो बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। कुछ सालों बाद आपको समझेगा कि हाँ, आपने सही टाइम पे इस इंडस्ट्री में एंट्री किया एंड आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। अगला कुछ सर, ऑलरेडी इट्स बिन 1.5 आवर्स ऑलमोस्ट, सो हम लास्ट 2-3 क्वेश्चंस लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है बट हम वेबिनार है, हमारे पास टाइम के लिमिटेशंस है। तो हम इसमें आज लिमिटेड क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। सो लास्ट कुछ फ्यू क्वेश्चंस है, थोड़ा रैपिड फायर में लेंगे कि सर आज भी इसका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग फ्रोजन में हाई है क्या? एंड अगर हाई है तो वो कम हो कैसे होगा? सी, जो फ्रोजन में कॉस्टिंग उसका, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो क्या, प्रिकॉर्मेंट। रिक्वायरमेंट हमें स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कि वो प्रोसेस कॉस्ट तो वही रहने वाली है, प्रोसेस को हम बढ़ा दें, मतलब इतना क्वांटिटी में करें कि हमारा जो आगे का कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो दिस इज वन थिंग व्हाट वी कैन डू, हम्म। मतलब राइट नाउ दिस इज अवेलेबल। फिर कॉस्ट जो है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो महंगी होती है, ठीक है, तो हम जो बैक टेक्नोलॉजीज होती हैं वो सस्ती होती जाती है, तो विद टाइम इट विल चेंज। अगला है कि सर 1 टन आईक्यूएफ सेटअप किया तो ऑलमोस्ट ऑर्डर कितना होना चाहिए पर मंथ? बढ़ जाना चाहिए, मतलब अगर आपने 1 टन की कितनी पर आवर कैपेसिटी बोल रहे हैं या पूरी कैपेसिटी? पूरी कैपेसिटी आई थिंक। 1 टन तो कम है, एक गाड़ी माल होना चाहिए, तो 1 टन का आपका पर, मतलब आपका जैसे 30 टन है, तो 30 टन पूरा ऑर्डर आपका जाना चाहिए, तभी आपको पूरा वर्किंग होगा। अब आप हम्म। कितने घंटे चला रहे हैं, आईक्यूएफ 18 घंटे चल सकता है, ओके। और कंटिन्यूस तो मतलब 22 घंटे मैंने यूनिट चलाया। दो हम्म। घंटे का होल्ड देते हैं फॉर द क्लीनिंग। ओके। ओके। एंड सर इसमें एक्सपोर्ट के लिए प्राइसिंग कैसे करें, इसका नॉलेज आप दोगे क्या? इस चीज का, एक्सपोर्ट के लिए प्राइसिंग कैसे करें? प्राइसिंग प्राइसिंग।
एक्सपोर्ट के लिए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन अपन करेंगे, दैट विल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। एक एग्जांपल हम कर लेंगे, ठीक है, बट दैट विल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट एंड द प्रोक्योरमेंट। तो मैं एक प्राइसिंग आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, उसके हिसाब से यू कैन पर्पसली डू इट योरसेल्फ। एक हम्म। डीआईवाई टाइप एग्जांपल होगा। ओके। और सर मतलब ऐसे जो स्नैक्स प्रोडक्ट्स है, मतलब अ, अभी वो थोड़ा सा महाराष्ट्रियन प्रोडक्ट है, आलू वड़ी, कोथंबीर वड़ी, ऐसे स्नैक्स प्रोडक्ट्स है, आप जो स्टार्टर्स होते हैं होटल्स में, तो ये प्रोडक्ट्स भी फ्रीज कर सकते हैं, और इनका फिर शेल्फ लाइफ कैसे हो सकता है? 1 साल हो सकता है, इनको फ्रीज कर सकते हैं। मतलब आप क्या मानोगे, जो ये आलू वड़ा होता है ना, ये वड़ा अपना वड़ा पाव का वड़ा जो होता है, हाँ हाँ वो हाँ, राइट। फ्रोजन हो रहा है, तो दैट इज गेटिंग फ्रोजन। क्योंकि वड़ा पाव की तो डिमांड मतलब क्यूएसआर चेन बन चुकी है आज की तारीख में। ओके, हाँ बराबर, मतलब जो गोली वड़ा और कुछ पाव लोग वो सब है। कुछ हाँ। लोग क्या कर रहे हैं, उसका मसाला कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, मसाला पैक कर, मसाला इज अ टेस्ट, बाकी वो प्रीमिक्स अपना बेसन का प्रीमिक्स दे रहे हैं। तो ऐसा चेन बन गया कि मैं खुद उसको इतना पानी डालो और वो करो। सेकंड थिंग इज दैट कि मैंने पूरा वड़ा ही फ्रोजन कर दिया। तो देयर आर टू थिंग्स। वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। मैं अभी थोड़ा सा इन डिटेल उद्योग वर्धिनी एंड सिलेबस के बारे में मैं गाइड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस एंड फॉर कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस। एंड ये नया टॉपिक है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो आप इसमें अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, इसमें नए नए एंटरप्रेन्योर्स बढ़ा रहे हो, बना रहे हो इसमें। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द नेशंस डेवलपमेंट। एंड जो भी नए नए एंटरप्रेन्योर्स जुड़ना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपका गाइडेंस उनको मिल रहा है। सो थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। मैं रिमेनिंग अभी कोर्स के बारे में क्वेश्चंस कवर करता हूँ। सो थैंक यू सर, यस थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, यस। उसमें हम आपको फ्रोजन इंडस्ट्री के बारे में एंड टू एंड पूरा गाइड करेंगे कि इट विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू फ्रोजन फूड्स, फिर इसके अलग अलग फ्रीजिंग टेक्निक्स क्या है, इसके अलग अलग इक्विपमेंट्स क्या है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मुझे इक्विपमेंट्स लेने हैं, सप्लायर्स की डिटेल्स चाहिए। आपको ये भी जरूरी है कि जानना कि कौन से जेन्युइन सप्लायर्स है, क्या कैपेसिटी में होता है, कितनी कॉस्टिंग होती है, इसके बारे में भी हम आपको पूरा गाइडेंस करेंगे। यूजुअली ये मशीन्स अगर एक्सपेंसिव है, तो अगर आप अच्छे नॉलेज के साथ इस इंडस्ट्री में आते हो, तो आपको आप अच्छे तरीके से निगोशिएट कर पाओगे, आपको प्राइसिंग का अंदाजा होगा। हमारे जो प्रीवियसली हमने कुछ कोर्सेज किए फूड प्रोसेसिंग के, डिहाइड्रेशन के, उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि आफ्टर आवर प्रोग्राम लोग अच्छे तरीके से अच्छी मशीन जेन्युइन सप्लायर से परचेस करते हैं, एंड उसमें लाखों का सेविंग कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट रेट क्या है, क्या एक्चुअल क्वालिटी क्या देखना है, वो हम आपको इस प्रोग्राम में समझाते हैं। तो आपको ये फीस में आपको वो भी चीजें गाइड करेंगे, मशीन कैसे लेना है, क्या क्वालिटी होती है, वो सारी चीजों के बारे में भी गाइड करेंगे। फिर पैकेजिंग एंड स्टोरेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रोजन इंडस्ट्री में। आपको पैकेजिंग मटेरियल्स क्या है, ऑलरेडी चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे थे लोग, तो आपको इसमें जो अलग अलग टाइप्स है पैकेजिंग मटेरियल के, वो हम आपको गाइड करेंगे। और कंसिडरेशन क्या कर रहे हैं, मतलब मॉइस्चर कंट्रोल, ऑक्सीजन बैरियर, शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन, ये सारी चीजें भी हम आपको गाइड करेंगे। कोल्ड चेन मैनेजमेंट के बारे में आपको गाइड करेंगे कि इसमें कोल्ड चेन कैसे मैनेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपने रेफर कंटेनर नहीं यूज किया तो स्पॉइलेज हो सकता है, तो वो उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। फूड इंडस्ट्री आपको क्वालिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपको समझाएंगे इसमें। फिर इसका मार्केट और कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। आज आप हजारों प्रोडक्ट्स इसमें फ्रोजन में बना सकते हो, तो हम आपको इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्ट्रैटेजी समझेंगे कि प्रोडक्ट डेवलप कैसे करना है अलग अलग टाइप के। वो हम आपको आपको कोई भी प्रोडक्ट फ्रीज करना है, फ्रीज ड्राइंग में करना है, तो उसका एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, अलग अलग टाइप के टेक्निक्स है, वो हम आपको इसमें कवर करेंगे। रेगुलेटरी लॉ क्या है, फिर उसके बाद ब्रांडिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे करना है। बहुत से लोगों को सेल सेल बेचना कैसे प्रोडक्ट, ये अभी तक नहीं समझ पाते हैं, तो हम प्रोडक्ट कैसे बेचना है, यूएसपी कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, ये भी हम आपको गाइड करेंगे। मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी हम आपको समझाएंगे। एंड फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है इस इंडस्ट्री के बारे में, ये भी हम आपको पूरा गाइड करेंगे। सो ये 3 वीक्स का एक कोर्स है। ये फर्स्ट 2 वीक्स में हम आपको टेक्निकल एस्पेक्ट, और जो थर्ड वीक है इसमें हम आपको बिजनेस एस्पेक्ट्स पे गाइड करेंगे। तो इसमें ब्रांडिंग, मार्केटिंग, लाइसेंसेस, बिजनेस प्लान, रिपोर्ट, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोर्ट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है वो गाइड करेंगे, लाइसेंसेस
क्या है, फॉर्मेलिटीज क्या है, ये भी हम आपको गाइड करेंगे। फिर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट क्या होता है, रिटेल के मार्जिन्स कितने होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के मार्जिन्स क्या होते हैं, वो भी समझाएंगे। प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बारे में भी हम आपको समझाएंगे। तो बहुत सारे मेंटर्स इसमें गाइड करेंगे। क्षितिज बागला सर जो इसमें एक्सपर्ट है, जो अभी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, और उन्होंने अब तक 35 से ज्यादा यूनिट एस्टेब्लिश किए। फ्रॉम 10 lakhs to 10 crore के स्केल के उन्होंने यूनिट यूनिट एस्टेब्लिश किए। उनके जो एक्स पार्टिसिपेंट है, जिनको उन्होंने गाइड किया, वो अभी रिसेंटली शार्क टैंक में भी आए और उन्होंने शार्क टैंक में फंड रेज किया है। तो he has got guidance about plant setup, fundraising, and all the aspects. So with this, thank you so much all audience for joining us. I hope आपको आज के वेबिनार में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, कुछ नई चीजें जानने में मिली हो, एंड एक फ्रोजन इंडस्ट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो, अवेयरनेस मिला हो। हमारा यही पर्पस है कि जो प्रॉमिसिंग बिजनेसेस है, जिसके बारे में जिसमें अच्छा बिजनेस कर सकते हो, तो उसका इन्फॉर्मेशन हम डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, सबके लिए एक्सेसिबल करना चाहते हैं, और ऑनलाइन के द्वारा पूरे इंडिया में हमारे जो बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स है, उन सब लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं, उन सब लोगों तक इस नॉलेज को हम पहुंचाना चाहते हैं। तो जरूर इस प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिए, एंड आपको सारा गाइडेंस अंडर वन रूफ इस फ्रोजन इंडस्ट्री के बारे में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाय।